नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आज मैं अपनी बात करूंगा, अपनी यानी अपने साथियों की। आज मैं पत्रकारों की बात करूंगा। हम दम भरते हैं, ताल ठोंकते हैं, मुद्दे उठाते हैं, सच कहते हैं, कहकर रहते हैं, कहकर ही मानते हैं। इस तरीके के तमाम बड़े बड़े हाहाकारी शो हमारे साथी दिल्ली और मुंबई में बैठकर बड़े बड़े स्टूडियो में करते हैं। हमारा एक सम्मानजनक पेशा है, क्योंकि हम भारत के चौथे स्तंभ हैं। भले ही इसे संवैधानिक दर्जा ना मिला हो, लेकिन लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है। हम वो नींव हैं जिस पर देश खड़ा है, ऐसा हम मानते हैं। और लोग भी देश की जनता की आवाज़ हैं। हम पत्रकार हैं। हम नहीं होंगे, मीडिया नहीं होगा तो किसी की आवाज़ बुलंद नहीं होगी। और जब ऊपर बैठे लोगों के कानों तक आवाज़ पहुंचनी बंद हो जाती है तो हमारी आवाज़ चीख चीख कर उनके कानों में पहुंचती है। हम चीखते हैं उन मजलूमों के लिए, हम आवाज़ बनते हैं उन पीड़ितों शोषितों की जिनकी कोई नहीं सुनता। जो ईदी अमीन, युगांडा के फौजी शासक ईदी अमीन की तरह सोच रखने वाले तमाम ब्यूरोक्रेट अपने को जिल्ले सुबहानी और खुदा समझते हैं, मालिक समझते हैं। ऐसे लोग जब आम जनता को अपनी बूटों से कुचलते हैं तो पत्रकार आवाज़ बनता है। लेकिन अफसोस कि जब पत्रकार का ही चीरहरण हो जाए, जब उसकी इज्जत उतर जाए, इतना ही नहीं उसे नंगा करके घुमाया जाए, तो वो कहाँ जाए। आज मंथन में बात पत्रकारों के चीरहरण की। के निवेदन है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। बलिया का पेपर लीक कांड कि अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, पुलिस ने पत्रकारों को ही इस मामले में उठा लिया। सिर्फ ये पूछकर उठाया कि पेपर लीक की जानकारी कहां से मिली। पत्रकारों के पास आया, उन्होंने जो व्हाट्सएप जिलाधिकारी को फॉरवर्ड कर दिया, बार बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पर लोगों ने विरोध किया और विपक्षी पार्टियों ने भी निशाना साधा कि अब देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। हालांकि विपक्षी दल केवल अभी ट्वीट तक ही सीमित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट किया तो एक पत्रकार ने तंज कसा कि भाई आपको इन पत्रकारों के साथ धरने में बलिया में होना चाहिए। ये मामला अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था। और शांत होता भी क्यों? क्योंकि ये बहादुर पत्रकार जिसकी तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दिग्विजय सिंह, ऐसे पत्रकार को हम नमन करते हैं। ऐसे पत्रकार की हिम्मत को दाग देते हैं। दाद है इस पत्रकार की हिम्मत और ईमानदारी को। अकेला होने के बाद भी नारे लगाता रहा, इंकलाब जिंदाबाद करता रहा, मुर्दाबाद करता रहा उन अधिकारियों की जिन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर इस पत्रकार को ही जेल में डाल दिया। दो और साथी भी जेल में हैं, हमारे उजाला अखबार से संबंधित साथी हैं। कहीं इनको देखकर लगता है कि कहीं जो लग्जरी इनके आसपास से कहीं निकली होगी। क्या ये लग्जरियस पत्रकार लगते हैं? क्या ये बड़ी गाड़ी में चलने वाले पत्रकार लगते हैं? चेहरा वक्त की मार से सूख गया है, लेकिन हौसला प्रशासन के आगे झुका नहीं है। जेल जाते वक्त भी डीएम और एसपी की मुर्दाबाद कर रहे हैं। ये तस्वीर
हम लोगों ने देखी, लगातार पत्रकार धरना प्रदर्शन बलिया में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बागी बलिया, चित्तू पांडे का बलिया, मंगल पांडे का बलिया, बागी बलिया, ये तेवर बागी बलिया में हो सकते हैं। अभी भी तीनों पत्रकार जेल में हैं और ये मामला अभी गर्म ही है। किसी बीच मध्य प्रदेश के सीधी से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सीधी के पत्रकारों का चीरहरण कर दिया गया। ये तस्वीर है नंगे उघारे उन पत्रकारों की जिन्होंने वहां के स्थानीय भाजपा विधायक के खिलाफ, या खिलाफ ही कह लीजिए, क्योंकि पत्रकारिता के पुरोधा हमारे पितामह अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी ये लिख गए हैं, कह गए हैं, जो वेद और पुराण हैं पत्रकारों के लिए, कि सत्ता के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ जो कुछ किया जाता है वही पत्रकारिता है, बाकी सब विज्ञापन है। तो वही धर्म इन पत्रकारों ने निभाया। वहां का जो स्थानीय पुलिस और प्रशासन है उसकी नाकामियों को उजागर किया और विधायक के कारनामों को भी उन्होंने आम किया। यही वजह थी कि विधायक की सह पर वहां के पुलिस कोतवाल ने, जिसे मध्य प्रदेश में टीआई कहते हैं, टाउन इंस्पेक्टर है, उत्तर प्रदेश में वो इंस्पेक्टर है, कोतवाल है, मध्य प्रदेश में टीआई है, टाउन इंस्पेक्टर कहते हैं। शायद ये उन्हीं की तस्वीर है टीआई महोदय की। अभी आपको सुनाएंगे कैसे ये कुतर्क दे रहे हैं। ये पत्रकारों को ले गए, इसमें 3 पत्रकार और बाकी रंगकर्मी हैं। इन रंगकर्मियों ने भी नुक्कड़ नाटक के जरिए भ्रष्टाचार, अनाचार, कदाचार को उजागर किया। मैं ये व्यक्तिगत तौर पर भी मानता हूं कि जितना धर्म पत्रकारों का है उससे कम धर्म रंगकर्मियों का नहीं है। रंगकर्मी भी इस समाज को आईना दिखाने वाले, इस सिस्टम को आईना दिखाने वाले हैं। सबको, 11 लोगों को कपड़े उतरवा कर, बनियाइन भी नहीं है, जांघिया में, और बस चलता तो ये भी उतरवा देते। बाकायदे इनकी फोटो खींची गई और फोटो पब्लिक डोमेन में डाली गई बेइज्जत करने के लिए। चीरहरण किया गया। जो मंथन में आज हम लेकर आए हैं, चीरहरण किया गया। बलिया में पत्रकारों के स्वाभिमान का चीरहरण हुआ और सीधी में उनके कपड़े ही उतार लिए गए। ये इन पत्रकारों के कपड़े नहीं उतरे हैं, हम सबके कपड़े उतारे हैं पुलिस ने, वहां के विधायक ने, वहां की सरकार ने, सबके कपड़े उतरे हैं। कोई नहीं बच सकता। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, युवा पत्रकार शांतनु त्रिपाठी ने लिखा कि हम सबके कपड़े उतरेंगे, या सबके कपड़े उतर गए। मैं देख रहा था कई वरिष्ठ उसमें अपने आप को अलग कर रहे थे। नहीं अलग कर सकते, हम सब नहीं अलग कर सकते। और जो लोग अलग करते हैं वो करते रहें, वो अपने आप को महान बताते रहें, वो सफाई देते रहें कि भाई वो हमाम में नंगे नहीं है, वो कहते रहें। यहां हमाम की बात ही नहीं हो रही है। यहां बात हो रही है कि सार्वजनिक रूप से, हमाम नहीं है, सार्वजनिक है, थाने में कपड़े उतरवा लिए गए। और ये पुलिस और ये नेता किसी के भी कपड़े उतरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुकृत्य किया गया। और जब ये मामला उठा तो वहां के कप्तान ने इन काबिल टीआई महोदय को लाइन हाजिर कर दिया। निलंबित नहीं किया है, अभी दंड नहीं मिला। और मेरी नजर में लाइन हाजिरी और निलंबन दंड नहीं है। अब निलंबित होने के पहले ये इनके काबिल जो टीआई हैं, टाउन इंस्पेक्टर मनोज सोनी, वो जरा क्या फरमा रहे हैं वो सुनिए, जरा इनके कुतर्क सुनिए आप। जो बात आ रही न्यूड वाली बात आ रही है, ऐसा न्यूड नहीं है। सभी लोग अंडरवियर पहने हुए हैं। हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उनको अंडरवियर हवालात में इसलिए रखते हैं ताकि कोई व्यक्ति ऐसी फांसी वांसी न लगाए, क्योंकि कई घटनाएं घट जाती हैं, कपड़े पहन के लोग फांसी लगा लेते हैं। तो हम सुरक्षा की दृष्टि से उनको रखते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जो कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से हमने न्यूड नहीं किया, मतलब अभी थोड़ी कसर बाकी रह गई हो तो चड्डी भी उतार लेते हैं आप। थोड़ी कसर अगर बाकी रह गई, बड़ी बेशर्मी से करें कि भाई हमने एकदम न्यूड नहीं किया, चड्डी छोड़ दी, चलिए बड़ी कृपा की आपने, बड़ा धन्य किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि पत्रकारों के जांघिया छोड़ दी आपने।
बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कि हमारे बलिया के साथियों को जेल में ठूस दिया। अब बहुत बहुत साधुवाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो आजकल बुलडोजर मामा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पता चल गया फार्मूला वोटों का कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर के दम पर चुनाव जीत लिया है, तो वो भी उसी राह पर चल पड़े हैं और उन्हें पत्रकारों के कपड़े ही उतरवा दिए। कई मतलब मुझे लगता है इस घटनाक्रम को 72 घंटे हो गए मध्य प्रदेश के, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई वहां के मुख्यमंत्री ने करके यह संदेश नहीं दिया कि सीधी के मामले में पत्रकारों और रंगकर्मियों के साथ गलत हुआ है। और जिस पत्रकार के साथ ये हरकत हुई है, भाई आप, मैं सवाल करता हूं जो टीआई महोदय कह रहे हैं मनोज सोनी कि भाई मुझे लग रहा कि कहीं कोई अपने कपड़े से फांसी ना लगा ले हवालात में। 11 लोग हैं, 11 लोगों को, कहीं ऐसा नहीं कि 11 हवालातें एक थाने में होती हैं। मैंने वर्षों तक अपराध की रिपोर्टिंग की है, पुलिस, जेल, थाना, कचहरी, वर्षों तक मेरा वास्ता रहा है इनसे। मैं जानता हूं कि हवालात कैसी होती हैं, घटनाएं होती हैं, बात भी ठीक है। लेकिन जब आदमी तन्हाई में होता, अकेले होता है, तो कभी पजामा से, कभी नाड़े से, कभी खिड़की से, कभी पंखा से लगाता है फांसी, बात ठीक है। लेकिन 11 लोग फांसी लगा लेंगे, और फांसी उस सूरत में लगाता है आदमी जब लगता कोई रास्ता नहीं बचेगा। इन्होंने कौन ऐसा काम कर दिया था जो ये कभी जीवन में छूटते ही नहीं, जो फांसी लगा लेंगे। और क्या सारे लोग जो हवालात में बंद होते हैं, क्या सारों लोगों के कपड़े ये उतरवाते हैं? क्या कपड़े उतारकर ही हवालात में बंद किया जाता है? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है सीधी थाने का। ये हालात हैं, ये स्थितियां हैं। आप देख लीजिए, पत्रकार भले ही खूब चारणगिरी करें, अधिकारियों की, नेताओं की, अफसरों की चारण सब कुछ पकड़ लें, सब कुछ कर लें, यही दशा होने वाली है। वहां के एसपी मुकेश श्रीवास्तव को सुनिए, वो भी मुझे लगता है कुछ कुतर्क ही देंगे। वहां पर वो भी वहां पर उपस्थित थे और थाना प्रभारी और ये दोनों ही पूछताछ कर रहे थे। तो प्रारंभिक दृष्टिकोण से जो हम लोगों का आकलन है कि इसमें थाना प्रभारी कोतवाली के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो इसमें इन सब चीजों को, अगर कहीं कोई फोटो हो रहा है, कुछ हो रहा है तो रोके, क्योंकि वो कोतवाली में रहे हैं और इनकी कुछ प्राइमा फेसी इस तरह की जो हमें सूचना मिली है, तो इसके कारण से हमने फिर उनके खिलाफ भी सर, क्या आपके द्वारा उन्हें यहाँ पर सर बुलाया गया था वहाँ पे कोतवाली में से? क्या सर? हाँ, क्योंकि यहाँ पर भीड़भाड़ बहुत थी, मैंने यहाँ पर जमोड़ी एसओ, अमिलिया एसओ सभी को बुलाया था। और भी फोर्स हम लोग बुलाते हैं, एक दूसरे थाने से फोर्स हम सभी जगह बुलाते हैं। सर, वहाँ तो सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, तो क्या उसमें बाहरी लोग भी उस दिन पहुंचे हैं? अगर वो जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज और जांच से पाया जाएगा बाहरी लोग पहुंचे हैं, तो उनके द्वारा क्या एक्शन लिया गया है, क्या उनके द्वारा तो नहीं बारिश किया, ये अभी अग्रिम जांच का विषय है। उसके आधार पर हम वस्तुस्थिति क्लियर कर पाएंगे और भविष्य में कोई निर्णय ले पाएंगे। सर, जो फोटो वायरल करने कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर तो ये लोग होंगे, जो पुलिस स्टाफ के ही लोग होंगे जो फोटो खींच, हो सकता है, निश्चित रूप से हमारे कुछ अधीनस्थ स्टाफ भी होगा, लेकिन चूंकि प्राइमा फेसी 2 जिम्मेदार अधिकारी थे, तो हमने इनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। आगे कब तक कार्यवाही होगी? बहुत जल्दी कार्रवाई सुनिश्चित हो जाएगी। ये बता रहे हैं फेस सेविंग कर रहे हैं अपनी कप्तान साहब। वो कह रहे हैं भाई हो सकता है किसी ने वायरल कर दिया हो। क्या सारे लोगों के कपड़े उतारते हैं? इसमें बाकायदे जानबूझकर षड्यंत्र नजर आता है कि पत्रकारों के कपड़े उतरवाए गए। और ये ना भूलें, ये विधायक जी भी और नेताजी भी ये परंपरा डाल दी है उन्होंने। जब उनकी सरकार कभी जाएगी ना, तो विपक्षी दल भी इनके कपड़े उतरवाएगा, ये तय है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। जो सरकारें पहले रास्ता बनाती हैं, तो ये ना भूलें कि जीवन पर्यंत अमर नहीं होकर आए। वो 100-200 साल सरकारें नहीं रहने वाली, किसी की भी ना रही हैं आज तक। निश्चित रूप से जो दूसरों के कपड़ों उतारकर उसे बेइज्जत करने की मनसा, चीरहरण की मनसा रखता है, एक दिन उसके कपड़े अवश्य उतरेंगे। अब वरिष्ठ पत्रकार सीधी के कनिष्क तिवारी, उनकी भी व्यथा सुनेंगे। फिर हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं। सुरेंद्र सिंह बागी, बलिया के बागी विधायक रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सुरेंद्र सिंह को बहुत पसंद करता हूं, उनकी बातों को मैं सुनता हूं, बहुत जबरदस्त नेता हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, चुनाव लड़े, बड़े दमदार और जिगरे वाले नेता हैं। वो पत्रकारों के साथ बलिया में खड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह का भी स्वागत करेंगे और कनिष्क तिवारी का भी स्वागत करेंगे, दोनों जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले कनिष्क तिवारी को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या पीड़ा बताई। नाम कनिष्क तिवारी है
आज पूरी दिन मुझे दिल्ली, भोपाल, हर जगह के मीडिया कर्मियों का फोन आया है। मेरे द्वारा सभी सच्ची घटना उनसे अवगत कराई गई है, बताई गई है, किंतु मेरे को और मेरे परिवार को लगातार धमकी मिल रही है और ये कहा जा रहा है कि बेवजह फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, तुम लोगों के ऊपर हमला करवा देंगे। और कुछ पूरा परिवार हमारा डरा हुआ है। कृपा करके सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। और साथ में मुझे ये पुलिस के एक सूत्र के द्वारा बताया गया है कि तुम्हारे ऊपर भी फर्जी FIR जो है लॉन्च पुलिस करने की तैयारी कर रही है, जिससे मतलब मुझे गिरफ्तार किया जा सके। और ये पूरी तरह से फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है। उसके लिए भी आप लोगों से निवेदन है कि आवाज उठाइए, आवाज बनिए, नहीं तो कभी कोई पत्रकार सच नहीं लिख पाएगा, कभी किसी दबे कुचले की आवाज कोई नहीं उठा पाएगा। कृपया साथ दीजिए, एक बार साथ दीजिए और मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये आप लोगों के हाथ में है। यदि आप एक बार साथ देंगे तो निश्चित तौर पर हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा जरूर प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। दूसरों की लड़ाई लड़ने वाला है एक जिगरे वाला पत्रकार कनिष्क तिवारी, और कोई ऐसा नहीं है कि वो उसका पैसा ही कुछ और हो, कोई जराइम करता हो, कोई तस्करी करता हो, कोई दलाली करता हो। वो पत्रकार है, वो पत्रकार है, एक अच्छे खासे सम्मानित चैनल को रिप्रेजेंट करता है और खुद भी उस व्यक्ति की हैसियत है मध्य प्रदेश में। मैं ये नहीं मानता कि सारे लोग जो बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं वही पत्रकार हैं। पत्रकार वो हैं जो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, जिनको संस्थाओं का प्रोटेक्शन मिला है वो प्रोटेक्शन में काम करते हैं। लेकिन जो खुद अपने जिगरे का इस्तेमाल करके पत्रकारिता करते हैं, असली पत्रकार वही हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का DNA असली उन्हीं में है, मेरा अपना यह मत है। कनिष्क तिवारी मध्य प्रदेश के सीधी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कनिष्क, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन है के न्यूज़ पर। और बागी बलिया के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र भाई, आपका ये बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये बगावत की आवाज़ आपकी हम लोग सुनते रहते हैं, देश भर के लोग सुनते रहते हैं, और आप एक शिक्षक से नेता बने हैं, आप में जरा भी बनावट नहीं आई। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपके जज्बे को प्रणाम करता हूं, जिस तरह आप राजनीति करते हैं। आप जैसे नेता इस देश में बहुत कम बचे हैं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कनिष्क भाई ने जिस तरीके से कहा कि मेरी मदद कीजिए, क्या कर सकता है एक पत्रकार? पत्रकार के पास तो सिर्फ कलम होती है, वो कोई कट्टा तमंचा बंदूक नहीं रखता। ये जो नेता हैं, जो इनका चरित्र है, भाई आप उनके खिलाफ खबर लिखोगे तो वो बंद करा देंगे, चीरहरण कर देंगे, नंगा करवा देंगे। सुरेंद्र भाई, बलिया में हमारे साथियों के साथ आप खड़े हैं और सीधी का यह प्रकरण है। सीधी के जो पीड़ित पत्रकार हैं कनिष्क तिवारी, वहां के बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आम जनता के लिए लड़ते हैं। ये किस तरह इस दोनों प्रकरण को देखते हैं सुरेंद्र भाई? देखिए पत्रकार जी, मैंने अपनी हृदय की धारणा और वेदना बताऊं कि आज भारत की राजनीति जो है स्वेच्छाचारी और क्रूर स्वभाव से चल रही है। और किसी भी प्रदेश या देश का राजा यदि साहसी होना तो अच्छी बात है और कठोर होना भी ठीक बात है, लेकिन क्रूर होना अच्छी बात नहीं है। जैसे राजा की नियत होती है उसी के अनुसार जो है ब्यूरोक्रेसी भी चलती है। मैं तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि पत्रकारों के साथ इस तरह का जो है फर्जी मुकदमा दायर करके, FIR करके और पत्रकार बंधुओं को जो जेल में डाला गया है, ये स्वेच्छाचारी और अत्याचारी और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बिल्कुल जो है मनमानी आचरण का प्रमाण है और इसका बलपूर्वक विरोध बलिया में होगा। मैं तो अभी चूंकि अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं के आंदोलन में समर्थन देने की आज बात कहा और आज ये भी कहा हूं कि आप सर्वदलीय बैठक बुला करके हमेशा बलिया एक नया दिशा देता है। कोई भी स्वेच्छाचारी सरकार को, अत्याचारी सरकार के खिलाफ यदि कहीं से बिगुल उठता है तो प्रथम भूमि होती है बलिया, बागी बलिया। और हो सकता है शुरुआत में मेरी भूमिका अहम होगी, इसमें कोई दो नहीं। और बंधुओं जानते हैं जब धरती बलिया आदरणीय चंद्रशेखर जी की भी धरती है बलिया, तो बलिया अपने आप में अन्याय और अत्याचार का विरोध करके बुलंद अपनी जो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, तो इस समय भी करेगा, हम लोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन आप पत्रकार भाइयों का आह्वान हो जाएगा, मैं तो
पूरे हिंदुस्तान के पत्रकार भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज आपद धर्म है और विपत्ति काल में आपद धर्म में कोई जो है विचार अलग नहीं रखना चाहिए। सब लोग एक समवेत रूप से इस अत्याचारी और स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध एक अभियान चला करके समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया जाए। नहीं तो हम तो देख रहे हैं कि भारतीय राजनीति को लोगों ने व्यापार बना दिया है। जनता के द्वारा चयनित विधायकों को पैसा देकर खरीद लेना और सरकार गिरा देना, चुने हुए प्रतिनिधि को दबा करके मानसिक रूप से उसका उत्पीड़न करके अपने पार्टी में मिला लेना। यदि यह धंधा चलता रहा तो भारत का प्रजातंत्र मर जाएगा। भारत पे प्रजातंत्र नाम का कोई चीज नहीं रहेगा, बल्कि राजनीति व्यापार बनकर के रह जाएगी। मैं तो आज की तिथि में बिल्कुल ये बात कहने के लिए तैयार हूं कि जो भी दल या पार्टी अंबानी और अडानी को धनवान बनाने के लिए अपनी पॉलिसी को तैयार करती है, वो कभी समाज और देश का भला करने की स्थिति में नहीं होती है। और व्यापारी हमेशा व्यापारी संस्कार राजा में व्यापारी संस्कार होना ही नहीं चाहिए। और दुर्भाग्य है कि इस देश में जो है आज व्यापार शब्द में ही एक चीज छिपा होता है, लाभ। व्यापारी प्रथम यदि कोई व्यवसाय संस्थान चलाता है तो उसके मन में पहली बात होता है कि भाई लाभ से अधिक कैसे कमाऊं, धर्म है। तो लाभ और भला में शब्द एक ही है। उलट दीजिए तो लाभ हो जाता है और उसको उलट दीजिए तो भला हो जाता है। यानी भला चाहने वाला राजा कभी लाभ की इच्छा नहीं रखता और लाभ चाहने वाला राजा कभी समाज का भला नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात सुरेंद्र नाथ सिंह ने कही और साफ साफ कहा, जैसा कि उनकी आदत है कि वो साफ कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ खास लोगों के लिए नीतियां बनाने वाले लोग जनता या पत्रकारों के मान सम्मान स्वाभिमान की क्या रक्षा करेंगे। ये सारी बातें सही है और उन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई पूरे देश के लोग आए हैं, क्योंकि बलिया का मामला नहीं है, ये केवल सीधी का मामला नहीं है, ये पूरे देश के स्वाभिमान का मामला है। कनिष्क तिवारी जो वास्तव में सही मायने में पीड़ित हैं जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कनिष्क जी, एक तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि किस किस तरीके से घटना हुई, लेकिन मुझे और मेरे दर्शकों को कम से कम ये जानना है कि ये कौन सी बात थी जिससे नाराज होकर वहाँ के पुलिस और वहाँ का जो विधायक है वो उसके इशारे पर इस तरीके की हरकत की गई, पत्रकारों को भयंकर तरीके से अपमानित किया गया। कनिष्क जी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, बलिया के उन कर्मवीरों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने पूरी जी जान लगाकर अपनी ताकत से जो है लड़ाई लड़ी है, सच की लड़ाई लड़ी है। और जहां भी हमारी जरूरत होगी मैं पूरे तन्मयता से उन सब के साथ हूं। और आगामी जब भी मैं भाई साहब को सुन रहा था और मैं निश्चित तौर पर दुख है, इस सिस्टम से दुख है कि पत्रकारों को सिर्फ एक मोहरा समझा जाता है। पत्रकार कोई मोहरा नहीं है, पत्रकार सामाजिक आईना है, किंतु इस आईने पर कोई सच देखना नहीं चाहता है, जिसकी बदौलत हम लोगों की इस दुर्दशा से जो है कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। आपको बता दूं, आपने अभी जिक्र किया कि ये क्या हालात हुए कि पुलिस और एमएलए के द्वारा हमारे साथ ऐसा किया गया। मैं आपको बता दूं, मैं बीते 8 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। पहले प्रिंट मीडिया से मैंने शुरुआत की है, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वर्तमान में मैं न्यूज नेशन की स्ट्रिंगर में काम करता हूं। फ्रीलांसिंग के तौर पर एक यूट्यूब चैनल है MP संदेश न्यूज 24, जिसको मैं लोकल लैंग्वेज बघेली में चलाता हूं। हमारे यहाँ की विंध्य की लोकल लैंग्वेज है बघेली। और आपको बता दूं कि उसमें मैं स्थानीय मुद्दों को ज्यादातर उठाता हूं, क्योंकि स्थानीय पत्रकार हूं तो मेरा फर्ज भी बनता है कि स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाऊं। मैंने बीते लगभग, क्योंकि हमारे यहाँ के जो विधायक हैं ये 4 बार के विधायक हैं और 5वीं बार, मतलब ये कहा जाए कि एक लंबा अरसा इन्होंने विधायक के रूप में हमारे शहर में, ये विधानसभा में इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। तो अमूमन जो भी मुद्दे आते हैं, स्थानीय मुद्दे आते हैं, बड़े मुद्दे आते हैं, सवाल पूछना हमारा लाजमी हो जाता है कि यदि आपने जनता को माई बाप का भरोसा दिया कि हमें जिताओ, हम तुम्हारा सुख दुख सब में साथ देंगे, तो हमारा सवाल हम सीधे तौर पर इनसे यही पूछते हैं कि आखिर
जनता के मुद्दों में आप बोलते क्यों नहीं हो, क्यों उनकी मदद क्यों नहीं करते हो। तो बहुत सारे, अभी एक मामला आपको बता दूं, 2-3 मामले ऐसे हुए जो धीरे धीरे इनके मन में ऐसा लगा इनको कि ये हमारी खिलाफत करते हैं। एक आदिवासियों की जमीन का मुद्दा आया था, आप लोगों ने बड़ा हल्ला सुना होगा। मध्य प्रदेश में हबीबगंज का स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया, उसी समय सम्मान समारोह मनाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हुए थे। सीधी में कुछ आदिवासियों ने एमएलए पर आरोप लगाया कि उनकी पुश्तैनी जमीन जो है विधायक के द्वारा हड़प ली गई है। इस खबर को मैंने प्रमुखता से दिखाया था और प्रमुखता से दिखाने के वजह से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद अपनी वॉल पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर इस खबर को शेयर भी किया था। आपको बता दूं कि अभी हाल में ही सीधी में एक जगह दुकान है, जो शहर की दुकान है, उस पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड, सीधी शहर की 1 लाख की आबादी है और उस आबादी में केवल एक फायर ब्रिगेड था। मैंने कहा सवाल पूछे और जनता ने विरोध प्रदर्शन किया, कहा कि 10 कदम में विधायक का घर था, विधायक जी को आना चाहिए था। और साथ में मैंने उस ग्राउंड जीरो कवरेज किया है, आप खबरें मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बात बोलूंगा डंके की चोट पर कायम रहूंगा और जब तक रहूंगा तब तक रहूंगा। फिर मैंने उस पर जब खबर कवरेज की तो पत्रकारों ने जब विधायक से सवाल पूछा कि सीधी में कितनी फायर ब्रिगेड है, तो उन्होंने बताया 2 फायर ब्रिगेड है। मैंने ग्राउंड जीरो किया तो निकल के जो हालात सामने आए, उन्हीं के अफसरान, उन्हीं के जो ड्राइवर थे फायर ब्रिगेड के, उन्होंने बताया कि सिर्फ हमारे यहाँ एक फायर ब्रिगेड है। एक फायर ब्रिगेड जो खड़ा हुआ है वो कंडम है, कबाड़ है, किसी काम का नहीं है। और उस दिन आग में यदि 2 फायर ब्रिगेड होते तो हम बारी बारी से फायर ब्रिगेड का उपयोग करके आग पर काबू पा सकते थे। ये पूरी घटना हुई। विधायक जी ने झूठ बोला। इस तरीके से मैंने एक खबर प्रकाशित की कि सीधी विधायक आम जनता को गुमराह करते हैं। यदि वो चाहें तो उनके पास इतनी विधायक निधि जो जनता के पैसे उन्हें दिए जाते हैं कि जनता के खुशहाली के लिए खर्च किए जाएं, वो जनता के भलाई के लिए लगा सकते हैं और जिससे ये सब वारदातों में कमी आ सकती है। हालांकि गर्मी का वक्त है, आए दिन आग लगती है और किसानों की मेहनत जल के खाक होती है। इस पर भी मैंने सवाल किया था कि फायर ब्रिगेड यदि मंगा लिए जाएंगे तो किसानों की मेहनत भी सुरक्षित रहेगी, व्यापारी की भी मेहनत सुरक्षित रहेगी और कहीं ना कहीं एक जो बड़ी घटनाएं होती हैं वो नुकसान उस पर कम, बेहद कम होगा। फिर आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो नए टीआई अभी आप बयान सुन रहे थे, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, उनकी खबर क्या हुआ कि वो लगभग 10 मार्च को उन्होंने ज्वाइन किया था। उसी दौरान मैंने जब फायर ब्रिगेड की खबर कवरेज करने ग्राउंड जीरो में गया तो थाने परिसर में ही हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड खड़ी होती है। तो जब थाने परिसर में मैंने देखा तो वहां पे जगह जगह शराब की बोतलें, कोरेक्स की, मतलब जो मेडिकल नशा होता है, मेडिकल सिरप होती है, उसकी बोतलें पड़ी हुई थी जी। और डिस्पोजेबल और बहुत सारी चीजें पड़ी थी। तो मैंने एक आर्टिकल बनाया था, खबर बनाई थी, जिसमें मैंने लिखा था कि सिटी कोतवाली थाना बना मैं खाना, और उस पर मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही अधीनस्थ कर्मचारियों और अपने ही अधीनस्थ जो कार्यालय हैं उन पर पहले स्वच्छ भारत और स्वच्छ कहा जाए कि स्वच्छ भारत का ये स्लोगन जो है साबित करें, फिर जो है आम जनता से ये अपेक्षा करें कि वो बेहतर करके दे। क्योंकि यदि एक व्यापारी थोड़ा सा कचरा फैला देता है तो 500 रुपए उसे नगरपालिका फाइन ले लेती है, किंतु क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है अधिकारियों की, कि अफसरों की, कि वो अपने परिसर, जिस परिसर को पूरा समाज देखता है, पूरा जिला देखता है, तो उस परिसर को साफ सुथरा रखा जाए। इसको भी लेके हमारे टीआई साहब थोड़ा सा नाखुश थे और एक एक्सीडेंट हुआ, वहां पे भी मैं गया हुआ था, उन्होंने जबरन माइक तक बंद करा दिया, बोला कि मैं अभी नहीं बोलूंगा, आप अपना काम करिए, मैं जो करने आया हूं वो करूंगा। हालांकि उनके मन में निगेटिव थिंकिंग इसलिए बन गई क्योंकि जो भी सिटी कोतवाली थाने प्रभारी बन के आएगा वो सीधा सीधा विधायक को ओबलाइज्ड होके आएगा, विधायक के दरवाजे में जाएगा, उसके बाद ही उससे जो है वहां पदस्थ किया जाएगा। ये हमारे यहाँ का सिस्टम है। हालांकि ये लगभग सब जगह का सिस्टम है। जो स्थानीय विधायक होता है वही कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को ऑपरेट करता है। थानों में उसके आदमी होते हैं, नहीं होते तो उसको अपना आदमी कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको नियंत्रण में रखना है, वो सारी चीजें
उनके हाथ में होती है। मैं बताऊं, 2 अप्रैल की वो काली रात थी जब एक पत्रकार का हरण हुआ, एक लोकतंत्र का चीर हरण हुआ, एक ये संविधान का चीर हरण हुआ है। क्योंकि हम वो पत्रकार हैं सर, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं एक कोशिश करता हूं कि हर गरीब दबे कुचले की आवाज उठाई जाए, हर षड्यंत्र, हर खुलासा किया जाए जो वास्तव में जनहित में है। क्योंकि यदि आज हम सवाल नहीं पूछेंगे तो आखिर सवाल कौन पूछेगा? अधिकार तो हमारे पास है, पत्रकार तो हम बने फिरते हैं, जनता भी अपेक्षा करती है कि पत्रकार हमारे बेहतरी के लिए सवाल पूछेगा। किंतु यदि हम चरण वंदना करने लगे, चाटुकारिता करने लगे, तो फिर पत्रकारिता के बजाय बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करके पैसा कमाया जा सकता है। ये पैसा कमाने के लिए नहीं, ये एक जुनून था, जनसेवा के लिए, मानव सेवा के लिए। आपको बता दूं, जब 2 अप्रैल की ये घटना होती है, रूह कांप जाती है सर, याद करता हूं उस मंजर को। इसलिए क्योंकि मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं जो पूछते हैं कि आखिर ये फोटो कहां से आती है, तो आंखों में बरबसी आंसू आ जाते हैं सर। ठीक बात है, ठीक बात है कनिष्क भाई, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, और आपकी पीड़ा से हम सब जुड़ रहे हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम जहां तक होगा नहीं, बहुत आगे जाकर हम आपकी लड़ाई अपने इस चैनल के माध्यम से और अपने जो उत्तर प्रदेश के और देश के जो पत्रकार संगठन हैं वो लड़ेंगे। आप अपनी बात को कंटिन्यू करें कनिष्क भाई। जी, मैं आपको बता दूं कि उस दिन जब 2 अप्रैल की ये पूरी घटना है, 2 अप्रैल को हम अपने ऑफिस में थे, जिस ऑफिस से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, और लगभग 6 साढ़े 6 बजे के करीब कुछ लोग आते हैं जो कि मुझसे कहते हैं कि सीधी में एक टीआई के द्वारा जो है गलत किया जा रहा है, विधायक के इशारे पर एक रंगकर्मी को जेल भेजा गया है, क्योंकि वो रंगकर्मी एक फेक आईडी बना के, जो पुलिस का कहना था कि फेक आईडी बना के विधायक और उनके लड़के को टारगेट करता था, आपत्तिजनक पोस्ट करता था। तो वो जो परिजन आए, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे क्यों भेजा गया है। तो हमने कहा चलिए आप लोग जाके वहां पूछे, ये तो आपके राइट है, अधिकार है कि आप पूछ सकते हैं कि आखिर मेरे बेटे ने कौन सा अपराध किया है कि मुझे जेल भेजा गया है। तो वहां पर जब वो लोग पहुंचे तो उन्हें कोई माकूल जवाब थाना प्रभारी टीआई के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं वो धरना शुरू कर चुके थे, प्रोटेस्ट शुरू कर चुके थे, तब मैं पहुंचता हूं। और वहां पे जब मैंने उनसे बात की, मैंने उनके बिहाफ पे बात किया, उनके सवालों को मैंने पूछा कि सर ये बताइए आखिर इनको, उनकी क्या दिक्कत है, इनको क्यों नहीं संतुष्ट किया जा रहा है, और यदि आप चाहें तो इन्हें संतुष्ट कर दें, इनके सवालों के जवाब दे दें, ये यहाँ से उठ के चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम नेतागिरी कर रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं तो, मेरा कैमरामैन है, रिकॉर्ड कर रहा है, मैं केवल जनता के सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनके बेटे को जेल क्यों भेजा गया। तो उनका कहना था कि इनको बोल दीजिए आरटीआई लगा ले, और आरटीआई के बाद इन्हें पेपर मिल जाएंगे, ये जान जाएंगे कि इनके लड़के को क्यों जेल भेजा गया और किस वजह से जेल भेजा गया। और ये हमने यह भी पूछा कि आप कहीं फेक आईडी की बात आ रही है, फेक आईडी पर गिरफ्तार किया गया है, तो क्या साबित हुआ है कि नीरज कुंदेर जो रंगकर्मी है वो वास्तव में किस वजह से आपने ये कंफर्म किया, किस तरह साबित कर दिया कि नीरज कुंदेर ही वो फर्जी आईडी चला रहा था। हालांकि उसी दौरान एक फोन आता है उनके पास धर्मेंद्र शुक्ला का, समय हालांकि मुझे कंफर्म नहीं है कि वो लगभग 8 साढ़े 8 का वक्त रहा होगा। धर्मेंद्र शुक्ला विधायक के भतीजे हैं, सीधी के भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष हैं। उनका फोन आता है, मैं वहां बोलता भी हूं कि भाजपा का नगर मंडल अध्यक्ष का फोन आ रहा है, और वो जो है जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, बात करते हैं और आके बिल्कुल लाठीचार्ज कर देते हैं। और लाठीचार्ज के साथ साथ पत्रकार, मतलब मुझे तो सबसे पहले नंबर पे लगता है मैं ही उनके टारगेट में था, तो धरना प्रदर्शन को तो छोड़िए, मुझे पहले ही उन्होंने अंदर लिया, और उसके साथ साथ सभी को उन्होंने अंदर, जो भी लोग उनके पकड़ में आए। और आपको बता दूं 2 तारीख की वो रात, काली रात जिसे मैं कह रहा हूं, उस दिन लोकतंत्र का चीर हरण हुआ, संविधान का हुआ, उस दिन सम्मान का चीर हरण हुआ, उस दिन उस व्यवस्था का चीर हरण हुआ जिस व्यवस्था के नीचे पूरा शहर, पूरा जिला सुरक्षा महसूस करता है, जिसे एहसास कराया जाता है कि तुम सुरक्षित हो। क्योंकि
जब लोग वहां से भगदड़ मची है तो सबको ढूंढ ढूंढ कर जो जहां मिला है उसे डंडों से बुरी बुरी तरह पीटा गया है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शहर में सीसीटीवी लगे हुए हैं। यदि हर सीसीटीवी की फुटेज जब्त की जाए तो किस तरह नंगा नाच हुआ है सीधी में 2 अप्रैल को, वो आप भली भांति देख सकते हैं। फिर आपको बता रहा हूं, फिर जब हमें अंदर डाला गया तो सबसे पहले हमारे पास पहुंचते हैं थाना प्रभारी मनोज सोनी, और वो मुझे मेरा बाल पकड़ के खींच देते हैं। लगभग मुट्ठी भर बाल उनके हाथ में मेरे सर के होते हैं, उखड़ जाते हैं, और मैं असहनीय पीड़ा में होता हूं। किंतु वहां पे मेरे समर्थन में कोई नहीं था, कोई बोल नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था यदि मैं कुछ कहता हूं तो ये मुझे मार डालेगा या फिर कुछ ऐसा जरूर कर देगा जिससे समाज जो है मुझे ही गलत समझने लगेगा। तो मैंने कुछ बोलना वहां उचित नहीं समझा, मैंने कुछ भी नहीं बोला उनसे। मैंने कहा ठीक है सर, आपको जब कहें कि उन्होंने ये कहा कि विधायक के और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे, तो मैंने कहा सर मैंने कहाँ चलाया, मैंने खिलाफ में नहीं चलाया, मैंने सिर्फ एक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उस व्यवस्था को एक सुधार दिया जाए तो जनता का भला हो जाएगा और एक नजीर पेश होगी कि हाँ सिटी कोतवाली थाना कितना साफ सुथरा है। तो उनका कहना था कि क्या विधायक जो है, हर खबर में तुम्हारे विधायक आता है, क्या विधायक लोगों के घर में बर्तन मांजने जाएगा? तो मैंने कहा सर बर्तन मांजने नहीं जाएगा, वो एक जिम्मेदार हैं जो 5 साल का दावा करते हैं कि हम जनता के बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो जब जिम्मेदार वो है तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। बस हो गया, उसमें उन्होंने खूब मारना शुरू कर दिया मेरे शरीर के ऐसे। मुझे लगता है उस समय मैं खुद इतना शौक था कि ये आखिर हो क्या रहा है, ये तो खुलेआम जंगल राज है जहां पे मतलब एक इंसान को जानवर की तरह पीटा जा रहा है, एक पत्रकार को जानवर की तरह पीटा जा रहा है, कहीं भी मारा जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है। जब उनका पेट भर गया मारते मारते तो उन्होंने बोला कपड़े उतारो और जाओ लॉकअप के अंदर। हम सबको मारा गया बारी बारी से, जिसका जितने पुलिसकर्मी थे लगभग 20 की संख्या में रहे होंगे सर, सब ने बारी बारी से सबको पीटा है और कपड़े उतरवाए हैं, लॉकअप के अंदर डाला है। बल्कि एक नरेंद्र बघेल करके रंगकर्मी है, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, जिसे आपने वीडियो में देखा होगा, जो थाना प्रभारी पकड़ के फेंकता है रोड से, सड़क से, वो है नरेंद्र बघेल, और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। जब उन्हें मारने लगे मनोज सोनी जी, तो हमने मना किया कि सर इसको मत मारिए, दोनों किडनी खराब है, मर जाएगा सर। तब उसे जो है टीआई ने रहम खा के हथकड़ी लगा के बाहर रखा उसे, और हम 9 लोगों को, हम पूरे 10 लोग थे, 9 लोगों को एक लॉकअप में डाला कपड़े उतार के, और हमारे सामान, अंगूठी, चैन, जो भी हम लोगों ने पहने थे, सारे सबकी एंट्री हुई कि ये सामान है इनके पास, और बाकी उनको रख के हमको लॉकअप में कर दिया गया। फिर बारी बारी से एक एक व्यक्ति को जो है थाना प्रभारी अपने लॉकअप में बुलाते थे। हम लोगों का जुलूस निकाला जा रहा था सर, वो तो आखिरी है, मैं उसमें आऊंगा। और जब मैं उनके उसमें गया तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम लोग सुधर जाओ, और यदि आप विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाते हो तो तुम्हारा अभी तो जुलूस ये थाना परिसर में निकाला है, और नहीं तो अब जो करोगे तो पूरे शहर में जुलूस हम निकालेंगे। सब डरे हुए थे सर, काफी डर गए थे। मेरे भी एक 10 साल की बच्ची है सर, मेरी एक माँ है जिनके एक किडनी नहीं है, और एक दादी है जिसकी उम्र 92 वर्ष की है, एक महिला, एक मेरी पत्नी धर्मपत्नी है। तो कुल मिला के एक ऐसे परिवार का हिस्सा हूं सर जो पूरी तरह से मुझ पर आश्रित है। किंतु सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जब मुझे बेइज्जत किया गया, मारा गया, और बार बार मारा गया सर, एक बार नहीं मारा गया। जब हवालात, ये 4:30 बजे रात तक ये सिलसिला चला है सर, हमें बुलाया गया और रूम में, थाना प्रभारी अपने रूम में बुलाते हैं और बोलते हैं कि साले, जो भी गालियां थी सर, मतलब मैं उन गालियों को मैं नहीं बोल सकता हूं, उन गालियों के बारे में याद करता हूं तो बिल्कुल विचलित होने लगता हूं सर। जी, आप फिर इस उत्पीड़न से मुक्त कैसे हुए? कैसे, क्या कौन, कुछ लोग मदद को आए, नहीं आए, इन सब सारी चीजों को लेकर ये भी बड़ा जानना जरूरी है। ये उत्पीड़न तो जबरदस्त हुआ है, जैसे आप बता रहे हैं कि इससे ज्यादा इंतहा क्या हो सकती है? वही कि सर पराकाष्ठा को पार किया गया है सर, और इवन ऐसे ऐसे पुलिसकर्मी आ रहे थे और मार रहे थे सर, कि जो दूसरे थानों में पदस्थ थे। अमिलिया थाना प्रभारी को, जिसको
मतलब यहाँ से दूरी थी सिटी कोतवाली से लगभग 60 किलोमीटर दूर। विधायक के इशारे पर ही वो वापस आया था, क्योंकि उसी ने मेरे को जो है टारगेट करके पिछली बार फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया था उसने। और जब उसने, मैं पिछली बार अग्रिम जमानत पे सर जो था, तो इस वजह से मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाया। और इस बार जब वो देखा कि मैं गिरफ्तार हो गया हूं, तो आके वो पहला शब्द उसका यही था कि चल आ गया औकात में, जड्डी में खड़ा हो गया, खूब दूसरों की खबरें उछालता था, खूब लोगों की आवाजें उठाता था, तेरे ये थाने के बाहर देख ले कोई खड़ा तक नहीं तेरे सपोर्ट में। ये भी मुझे बताया जा रहा था कि तुम क्या अब पत्रकारिता करोगे, तुम्हारी औकात है, बची हुई है क्या, हिम्मत बची है। मैं कुछ नहीं बोल रहा था सर, मुझे इतना भय लग रहा था, डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे जो है जान से ना मार दे, कहीं कुछ और मेरे साथ षड्यंत्र न कर दे। क्योंकि अभिषेक परिहार ने, यदि वहां की सीसीटीवी फुटेज निकाली जाए सर, तो वहां पे आप प्रताड़ना की वो दास्तां देखोगे, शायद आपकी रूह कांप जाएगी सर। मैं बता रहा हूं सर, वहां पे तीन थाना प्रभारी बैठे हुए थे। एक तो सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मनोज सोनी, दूसरे बैठे हुए थे आपके अभिषेक सिंह परिहार जो अमिलिया के थाना प्रभारी थे, एक जमोड़ी के थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा भी बैठे हुए थे, और चौथा शख्स एक शराब माफिया बैठा था जो 6 महीने शराब तस्करी के मामले में जेल भी जा चुका है, अमर सिंह कल्लू। वो व्यक्ति बैठ के वहां पर हम सब की लाइव वीडियो डायरेक्ट, मुझे लगता है, मुझे ऐसा एहसास होता है कि वो डायरेक्ट जो है टेलीकास्ट कराया जा रहा था विधायक के घर में, कि देखिए आपका कैसा रिवेंज लिया जा रहा है, आपने आदेश किया, पत्रकार के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, ऐसे इसके हिम्मत को तोड़ी जा रहा है, ऐसे इसके जुनून को तोड़ा जा रहा है। मतलब कुल मिला के मुझे तोड़ने का वो हर कुछ प्रयास किया गया सर, जिसको शायद मैं याद करता हूं तो सर, मैंने बार बार आपसे वही कहा है कि विचलित हो जाता हूं और शायद परेशान होता हूं कि शायद उस वक्त कोई मदद करता तो उस हालात में उतना दर्द नहीं सहना पड़ता। हालांकि ठीक है, फोटो अभिषेक सिंह परिहार जो अमिलिया थाना प्रभारी उस व्यक्ति ने खींची, किसको किसको भेजी, हालांकि ये तो मोबाइल जब्त किया जाए इन लोगों का और सारी चीजें रिकवर की जाए और ये जांच की जाए कि आखिर जो जानकारियां हैं किसको भेजी गई, तब सारी चीजें उपलब्ध हो पाएंगी। कनिष्क जी, मेरा आपसे सवाल है, आप बहुत पीड़ा से गुजरे हैं, मैं बहुत व्यथित हूँ। आपकी पूरी जो आपके ऊपर उत्पीड़न जो जिस तरीके से किया गया कि एक तरीके से नेता और अफसर पुलिस, ये जो ऐसा साठगांठ, ऐसी दुरंबी संधि है इनके बीच में कि इन लोगों ने एक तरीके से आपके मान को तोड़ा, आपके सम्मान को कुचला और बहुत जितना वो बुरा कर सकते थे उन्होंने किया। अभी आपको कहीं से कोई मदद मिली? अभी तक कोई आश्वासन मिला? किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? और आप अब हमसे बात किन स्थितियों में कर रहे हैं? क्या कोर्ट से आपको जमानत मिली या किसी ने मदद करके आपको छुड़ाया? क्या इस पर जरा कुछ प्रकाश डालिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये सारी घटनाक्रम जब हो गया, ये लगभग सुबह के 4:30 से 5 बजे तक ये घटनाक्रम चला है। फिर हमें सबको इकट्ठा भेज दिया गया लॉकअप में, बाहर से लॉकअप बंद कर दिया गया और फिर हम इंतजार करते रहे कि कोई आ जाए, हमारे घर से आ जाए, किसी के घर से आ जाए। हालांकि कुछ लोग आते थे थाने में, बाहर डर के मारा वो भाग जाते थे कि वो कहीं उसको जो है मुजरिम ना बना दे, क्योंकि ये जो केस बनाया गया था धरना का बनाया गया था और इसमें 18 लोगों को नामजद और 40 लोग अन्य अज्ञात के नाम से एफआईआर की गई थी। वीडियो के आधार पर जो है लोगों को पकड़ा जा रहा था और बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा था, तो लोग डर रहे थे तो नहीं आ रहे थे। हमारे घर से भी कोई नहीं आ रहा था। एक व्यक्ति सुबह सुबह हमारे मित्र हैं और उसी थाने में पदस्थ हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा कि शायद उस व्यक्ति को कहीं प्रताड़ित न किया जाए। वो व्यक्ति मेरे पास चुपके से डरा हुआ वो खुद आया, क्योंकि उसने मेरी हालत देखी थी कि किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव हुआ है। तो मैंने कहा कि भाई मेरे लिए मेरे घर में मेरे सिस्टर के ससुर को फोन लगा दो, उनको जो है लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करेंगे और कहीं जो है जमानत की व्यवस्था करेंगे। वो फिर जो है एक वकील है हमारे यहाँ के शुक्ला, उनको लेके आए। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि आपकी जमानत हम करा लेंगे। हालांकि मैं ये भी दावा करता हूं कि तहसीलदार जो 151 की जमानत देते हैं उनका भी फोन चेक किया जाए, उनके भी फोन को फ्रीज किया जाए कि उनके फोन में
हम लोगों की एफआईआर मतलब हम लोगों की बेल को रिजेक्ट करने के लिए कितने फोन आए हैं, कितना दबाव दिया गया है कि हमारी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाए। ये फिर अंततः जो है वो 6 बजे हमें एक 151 जो एक सर सीआरपीसी की धारा है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में, तो मुझे लगा कि इतने बड़ा कोई अपराध नहीं था जिसके लिए हमें फिर 50 हजार के राशि 50 गुणे 2 मतलब लगभग 50 गुणे, जी क्षमा करिएगा, 50 गुणे 10 5 लाख की प्रतिभूति राशि मतलब ऋण पुस्तिका जो जमीन के कागजात होते हैं उसमें बतौर ये लिखा गया कि एक व्यक्ति के लिए मतलब 50,000 उसमें होता है और 10 लोगों की उस ऋण पुस्तिका में जमानत हुई, मतलब 5 लाख के एक प्रतिभूत राशि के आधार पर हमको जमानत दी गई। और मतलब जब वहां से निकले उस दौरान एक बड़ा और वाकया हुआ है सर, वो भी आपको बता दूं क्योंकि जरूरी इसलिए है कि वो वाकया नहीं जानेंगे तो शायद लोगों तक आधी जानकारी। जब हमारे पास वकील आते हैं पूछते हैं कि बताइए आप लोगों का साथ मारपीट हुई है क्या, तो हम पहले तो डरे थे मगर जब वकील को देखा तो हमने कहा कि हाँ भैया मारपीट हुई है, कायदे से हुई है। एक व्यक्ति एक रंगकर्मी के तो कान पे इतना तेज मारा गया था सर कि उसका इलाज चल रहा है, पर्दा 70% फट गया है सर, रीवा में इलाज हो रहा है सर उसका जी, जिसका नाम शिवा नारायण कुंदेर है। और कई लोगों के सर पूरे बदन में चोट थी सर, मगर हमें कपड़ा पहना के मेडिकल कराने के लिए भेजा गया था 5 बज के कुछ मिनट पे, वो भी हमारे वकील के कहने पर। किंतु जब भेजा गया तो 25-25 पुलिसकर्मी गए थे सर जो हमारा मेडिकल करा रहे थे और घूर ऐसे रहे थे कि लगता था कि यदि हम सच बता देंगे तो हमें ये कहीं और न फंसा दे, क्योंकि रात में ये कहा जा रहा था कि तुम लोग यदि एक भी शब्द बोले तो तुम लोगों की गाड़ियों में हम गांजा रखवा देंगे, हमारे पास इतना कोरेक्स रखा है, गांजा रखा है, हम रख के फंसवा देंगे, 6 महीने जमानत नहीं होगी। तो डर भी था कहीं ना कहीं कि एक बार किसी तरीके से यहाँ से छूटे तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और नहीं छूटेंगे तो शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे और समाज को ये सच्चाई भी नहीं बता पाएंगे कि हमारे साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। हालांकि हम छूट गए। 4 तारीख को सर हम वकील के साथ गए और हमारी जो तहसीलदार ने जमानत दी थी सर 151 की, उसकी शर्त आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने शर्त ये रखी थी कि प्रतिदिन एक कुख्यात अपराधी की तरह हम 10 लोग जाते थे और उनके ऑफिस में जाके उनके दस्तखत करते थे कि हमारी पेशी है, पेशी में उपस्थित हुए हैं। और ये रोजाना हुआ है, 4 दिन तक ये पूरी प्रोसेस चली है, 3 दिन तक। और उसी दौरान हमने एक एसपी को आवेदन दिया था कि हमारे साथ मारपीट हुई, लॉकअप की फोटो भी वायरल होगी, सारी चीजें हमने बताया था। हमने बताया था सीसीटीवी फुटेज को डिलीट करने का प्रयास किया जाएगा, उससे भी फ्रीज किया जाए और हम लोगों का मेडिकल कराया जाए एक बार। और मेडिकल यदि कराया जाएगा तो सच्चाई और हमें न्याय लेने में आसानी होगी। किंतु 4 तारीख का 4 अप्रैल को हमने दिया था सर वो आवेदन, आज दिनांक तक उसकी चर्चा किसी ने नहीं की। हमारे पास वो रिसीविंग मौजूद है जिस आवेदन को हमने पुलिस अधीक्षक के नाम से दिया था, पूरी घटनाक्रम का विवरण दिया था कि किसके साथ क्या क्या हुआ है और यदि मेडिकल कराया जाता तो शायद हमारी चोट, हमारे जो हालात है वो भी सही सलामत रूप से दिखाई दिए जाते सर, किंतु वो भी नहीं हुआ। और पूरी तरह से समझिए कि आज मैं यदि आप सबके सामने हूं और ये कहने की हिम्मत जुटा पा रहा हूं तो उसका बदौलत आप सभी हैं सर, क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया, प्रादेशिक मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि स्थानीय मीडिया ने सर विधायक की एक पार्टी हुई जिस पर पहुंचकर सभी ने खूब मौज की और उन्हें खूब इसलिए अच्छा लगता है सर कि मैं उस विधायक की उस सिस्टम की चाटुकारिता नहीं करता सर। मुझे नहीं चाहिए सर, ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए और स्थानीय पत्रकारों ने बिल्कुल मदद नहीं की सर। मैं खुल के ये बात आपसे बोल रहा हूं और उस व्यवस्था से बोल रहा हूं जो पत्रकारों के लिए ये कहती है कि आपस में हम एक हैं। बहुत अफसोस नहीं है सर, बहुत अफसोस की बात है कनिष्क तिवारी कि आपके साथियों ने आपका साथ नहीं दिया। हम शर्मिंदा हैं क्योंकि वो पत्रकार हैं, वो कहते हैं अपने आप को पत्रकार, लेकिन आपके साहस को सलाम कि आपने इतना उत्पीड़न सहने के बाद भी आपने वो रास्ता नहीं छोड़ा जो अमर शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने हम सबको सिखाया है, बताया है और वो लिख कर गए हैं कि पत्रकारिता वही है, पत्रकारिता वही है जो सिस्टम के खिलाफ किया जाए वो पत्रकारिता है, जो तंत्र को आईना दिखाया जाए वो पत्रकारिता है, जो शासन सत्ता को आंख दिखाई जाए वो पत्रकारिता है जनहित में।
जनहित में अगर आप आंख दिखाते हैं तो वही पत्रकारिता है, बाकी सब विज्ञापन है। लेकिन शायद हमारे साथी ये धर्म भूल चुके हैं। आपने राष्ट्रीय मीडिया, प्रादेशिक मीडिया और सब साथियों का जिक्र किया, ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मैं खुद देख रहा था कि कई चैनलों पर आप अपनी बात रख रहे थे, और ये अच्छी बात है कि भाई जो राष्ट्रीय मीडिया है उसने कम से कम इस ओर देखा। हमारे जो दिल्ली में अन्य जगह बैठे जो पत्रकार साथी हैं, कम से कम उसमें सारे नहीं तो कुछ तो लोग संवेदनशील हैं जो कम से कम सरकारों या सिस्टम के आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हैं। आपने मूल रूप से जो बातें बताई कि आज तक, अभी तक ना आपकी डॉक्टरी हुई है और ना ही उन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है। जो एक सूचना है कि उस थानेदार को, उस टीआई को केवल लाइन हाजिर किया गया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। अंत में मैं यही आपसे जो मेरा आखिरी सवाल है कि आप मध्य प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या खतरे आपको नजर आ रहे हैं और क्या आप किस तरीके की मांग, किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कनिष्क तिवारी। सर, मुझे मंच देने के लिए और मेरी बात सुनने के लिए और देश भर को मेरी बात पहुंचाने के लिए आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं सर। और मैं सिर्फ सरकारों से ये चाहता हूं सर कि पत्रकार एक ऐसा पेशा है सर जो जान दांव में लगाकर सच्चाई के लिए स्थानीय पत्रकारों को भी समझा जाए सर, उन्हें भी एक व्यवस्था का हिस्सा समझा जाए सर। मैं किसी के को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं सर कि बड़े पत्रकार और छोटे पत्रकार, स्थानीय पत्रकार जो सर जमीन से जुड़ता है, छोटी छोटी खबरों को निकालता है सर, और किन परिस्थितियों में, किन हालातों में निकालता है सर, मैं उनके लिए भी अधिकार की मांग करता हूं। क्योंकि मेरे कपड़े बस नहीं उतरे थे सर, उस पत्रकारिता बिरादरी के कपड़े उतरे थे जो वास्तव में संघर्ष करती है सर। वहां पर खबरें हम कलेक्ट करते हैं, बड़े चैनलों को देते हैं सर, और फिर उन्हें चलाया जाता है, उन पर टीआरपीज आती है। यदि एक छोटा, यह कहा जाए, पत्रकार नहीं होगा, जो स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता नहीं करेगा, तो बड़े कंटेंट कहां से मिलेंगे, स्थानीय मुद्दे कहां से मिलेंगे जिससे टीआरपी मिलती है? मैं तो ये कहता हूं सर कि सबके अधिकारों को समझा जाए, सरकार पत्रकार को पत्रकार समझे, उन्हें निर्देश देना चाहिए अधिकारी, अफसरों और अपने जो कहा जाए अफसरानों को, मगर मतलब अफसरानों को, कि पत्रकारों के साथ जो है बर्ताव उनका वही हो जो पत्रकार के साथ होना चाहिए। उनके साथ ऐसा सलूक ना हो कि वो कभी भी सच के लिए लिखना बंद कर दे, सच की आवाज उठाना बंद कर दे, बल्कि वो एक पत्रकार को आईना समझे जो उनके सही के सच को उजागर करता है, और वो कहीं ना कहीं वो यदि सुधार करेंगे तो उससे बेहतरी होगी। सरकारों से लगता है कनिष्क तिवारी के और हमारे बीच में तकनीकी समस्या आ गई है और ये व्यवधान उत्पन्न हो गया है। लेकिन कनिष्क तिवारी ने बहुत सारी बातें रख दी, आईना दिखा दिया, और सुरेंद्र नाथ सिंह भी हमारे साथ जुड़े थे, शायद अब वो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि भाई वास्तव में लड़ाई लड़नी चाहिए, अनाचार और जो कदाचार, ये सब सारी चीज़ें हैं, इनके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। एक राजनेता के तौर पर उनका बेबाकी के साथ पत्रकारों के साथ खड़े रहना, वो बातें कहना जो शायद आम तौर पर नेता नहीं कहते हैं, गोलमोल बातें करते हैं। सुरेंद्र नाथ सिंह जो पूर्व विधायक हैं बैरिया के, बलिया के, उनका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। वो हमारे कार्यक्रम में जुड़े, तकनीकी वजह से वो भी हमारे साथ अब नहीं हैं। और कनिष्क तिवारी कनिष्क तिवारी वापस आ गए हैं, कंक्लूड करेंगे, बस कुछ सेकंड में वो अपनी बात कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कनिष्क तिवारी। बस मैं यही कहना चाहूंगा सर कि सबका मान सम्मान की सरकारों को रक्षा करनी चाहिए। हम एक ऐसा स्तंभ है सर, जब कभी बिना भी रोए धोए, बिना मांग के, बिना प्रोटेस्ट के, बिना प्रदर्शन के, सरकारों के हम अपना काम बखूबी करते हैं, सरकारों को आईना दिखाते हैं, उस व्यवस्था को आईना दिखाते हैं जो व्यवस्था कहीं ना कहीं आम आदमी से जुड़ी होती है। और मैं यही चाहता हूं सर कि हमें भी सुरक्षा दी जाए और हमारे परिवार को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि सर लड़ाई बड़ी हो गई है। विधायक और पुलिस के खिलाफ मैं खड़ा हूं सर। हालांकि अब पूरा देश जो है, पूरे देश से मुझे फोन आ रहे हैं सर, मेरा पूरा देश मदद कर रहा है, किंतु अभी तक मुझे सर कोई भी आश्वासन सरकार की ओर से नहीं मिला है, ना कोई सुरक्षा मिली है और ना ही कुछ ऐसे पुख्ता कदम, क्योंकि ना ही एफआईआर दर्ज की गई है सर। हमारे कपड़े उतरे हैं
तो मैं भी कहता हूं सर कि उन थाना प्रभारियों के कपड़े उतरने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि एक पत्रकार के हद क्या है, पत्रकारों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए, तो उनके साथ भी वही होना चाहिए जो एक पत्रकार के साथ हुआ है। मैं मानवाधिकार भी जाऊंगा सर, और अपनी मानहानि भी जो है करूंगा, क्योंकि मेरी भी इज्जत है सर। क्योंकि मेरे 1,70,000 जो फॉलोवर है वो भी मुझसे पूछते हैं कि ये क्या स्थिति है, क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। हालांकि पैसों से किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल नहीं की जा सकती, किंतु मैं सबक सिखाना चाहता हूं उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि मैं ही सिस्टम, मैं ही भगवान हूं। तो ऐसा नहीं है, उनसे भी ऊपर कोई है जो देखता है, सिस्टम को चलाता है। और मेरी मांग यही है सर कि हमारे आत्मसम्मान के साथ जो खुलेआम खिलवाड़ हुआ है उसे लौटाया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। पूरे मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए सर ऐसे लोगों पर जो दोषी है। पूरा थाना दोषी है सर, और पूरे थाने पर हालांकि एफआईआर होनी चाहिए, किंतु मुझे मालूम है सर कि ये सिस्टम अपने ही बचाव में लगा है। पुलिस अधीक्षक को मैंने सुना, टीआई को मैंने सुना, और जब इनके बयान सुनता हूं ना सर तो बड़ा दुख होता है कि काश मैं पत्रकार की जगह किराने की दुकान खोल लिया होता, मेरा परिवार भी खुश रहता, मैं भी खुश रहता, मुझे दुनिया से क्या लेना। किंतु अब सर ओखली में दे दिया है सर, तो मूसर से, हमारे यहाँ कहते हैं कि ओखली में सर दे दिया तो मूसर से क्या डरना। अब तो सर पत्रकारिता कर ली है तो अब जान रहे। शाबाश शाबाश कनिष्क तिवारी, आपके जज्बे को सलाम। ये हमारा चैनल, हमारे लाखों करोड़ों दर्शक आपको सलाम करते हैं कि आपने बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। इस शब्द से भी मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ऐतराज है, और हम अपने नेटवर्क में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। स्ट्रिंगर शब्द जो उपयोग किया जाता है, इस शब्द से मुझे नफरत है। मैं अपने सारे साथियों को पत्रकार मानता हूं, जो हमारे रिपोर्टर हैं, जो हमारे जिला, तहसील, गली, गांव में है, वो सारे रिपोर्टर हैं। राजधानी में बैठने वाला भी रिपोर्टर है, गांव गली में बैठने वाला भी रिपोर्टर है, चैनल के अंदर काम करने वाला भी संपादक पत्रकार है, और हमारा जो कनिष्क तिवारी है वो भी पत्रकार है। तो ये व्यवस्था निश्चित तौर पर महसूस करनी चाहिए। उन चैनलों को, उन अखबारों को, उन पत्रकारों को भी ये महसूस करना चाहिए कि अगर सीधी जैसे एक छोटी सी जगह में अपनी जान जोखिम में डालकर आपके लिए वो काम कर रहा है कनिष्क तिवारी, आज संकट में है, उसके साथ खड़े होना होगा और पहले ये स्टिंगर का कलंक मिटाया जाए। मैं ये अपने जो वरिष्ठ साथी हैं देश भर में, मैं उनसे अनुरोध करता हूं इस बात को लेकर। कुछ मुझे इस बात से बहुत पीड़ा होती जब किसी साथी को स्ट्रिंगर कहा जाता है, और हम अपने सिस्टम में ऐसी व्यवस्था नहीं रखते। कनिष्क तिवारी को हम विश्वास दिलाते हैं कि के न्यूज चैनल और पत्रकार, हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ है। आप कतई अपनी हिम्मत को मत हारिए, आपको न्याय मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से उनको कहेंगे कि कम से कम इस मामले में वो दखल दें। मुझे लगता है वो संवेदनशील हैं, लेकिन अभी तक उनकी संवेदनशीलता सामने नहीं आई है, उसको उनका परिचय देना होगा। कम से कम जो दोषी लोग हैं उनको कम से कम कनिष्क तिवारी की पीड़ा को रखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए और कनिष्क तिवारी के परिवार को सुरक्षा दी जाए, और जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को चोट पहुंची उसकी भरपाई जिस भी तरीके से हो की जाए। हमसे जुड़ने के लिए कनिष्क तिवारी बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें, हमारे चैनल को समय दिया। आप जैसे साथी ही हमारी ताकत हैं। हम दिल्ली और लखनऊ में बैठकर, भोपाल में बैठकर, बड़े बड़े शहरों में बैठकर, एसी स्टूडियो में चाहे जितना ज्ञान दे ले, लेकिन जब आप नहीं हैं, आप मजबूत नहीं, तो हम कतई नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सुरेंद्र नाथ सिंह का भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो हमारे पत्रकारों के साथ, बलिया के साथियों के साथ वो खड़े हुए हैं। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र नाथ सिंह। आप जैसे नेता भी इज्जत के पात्र हैं, सम्मान के पात्र हैं। बड़ा आज ये मंथन का ये एपिसोड चीरहरण मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला, मन को अंदर तक हिला देने वाला, बहुत पीड़ा देने वाला रहा। जिस तरीके से सीधी के साथी ने अपनी पीड़ा को रखा, ये दशा और दिशा बताती है कि देश में पत्रकारों की स्थिति क्या है। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है हमें। सवाल पूछेंगे जेल में डाल दिए जाएंगे, चीरहरणों का कपड़े उतार देंगे, चड्डी में जुलूस निकाला जाएगा आपका। ये हालात बन गए, ये हालात बन गए। लेकिन फिर भी उम्मीद पर हम कायम हैं, दुनिया उम्मीद पर कायम है। शासन सत्ता में बैठे लोग
चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, मुझे लगता है कि कुछ संवेदना उनके अंदर जरूर है, तभी वो इतने ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है मध्य प्रदेश की सरकार से, वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से, वहां के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से कि कम से कम इस मामले में इंटरवीन करें और इस पत्रकार को न्याय दिलाएं। अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है।